हेलो गाइस, क्या हाल चाल। गाइस, मैं आज आपसे केएस एज रिस्टोरेशन का जो इशू है, आज मैं उस पे डिस्कस करने आया हूँ और एक न्यूट्रल स्टैंड लेके इस इशू को एनालाइज़ करूँगा। क्योंकि अभी जो कैंडिडेट्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो दो ग्रुप्स में बंटे हुए हैं। एक ग्रुप वो है जो कह रहा है कि एज रिस्टोरेशन होनी चाहिए, और एज रिलैक्सेशन ना बोलकर इसको एज रिस्टोरेशन बोला जा रहा है। क्योंकि एज रिलैक्सेशन की डिमांड नहीं की जा रही है, ये एज रिस्टोरेशन की डिमांड की जा रही है। यानी कि जो पहले एज क्राइटेरिया था उसे रिस्टोर किया जाए। तो इसमें एक ग्रुप उन कैंडिडेट्स का है जो एज रिस्टोरेशन की डिमांड कर रहे हैं, और इस ग्रुप में सिर्फ वही कैंडिडेट्स नहीं हैं जिन्होंने 32 ईयर्स को क्रॉस कर लिया है, बल्कि वो कैंडिडेट्स भी हैं जो अभी 32 ईयर्स, जिनकी अभी एज नहीं हुई है, जो अभी 25 टू 30 ईयर्स के एज ब्रैकेट में हैं। कई कैंडिडेट्स उस एज ब्रैकेट से भी इस डिमांड को सपोर्ट कर रहे हैं कि एज रिस्टोरेशन होनी चाहिए। और दूसरा ग्रुप जो है वो उन कैंडिडेट्स का है जो एज रिस्टोरेशन को चाह रहे हैं कि एज रिस्टोरेशन को स्क्रैप कर दिया जाए, और जो 32 ईयर्स का जो एज क्राइटेरिया है ये सबसे बेस्ट क्राइटेरिया है, और इसको ही आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। इसका रीज़न वो ये दे रहे हैं, इसका लॉजिक वो ये दे रहे हैं कि जो एज जितनी ज़्यादा आप रखेंगे कैंडिडेट्स, उतना ज़्यादा जो मतलब एक एक तरह से आप कह लो कि खज्जल हो जाते हैं कि उनकी एज जो है बढ़ जाती है और वो यही एग्ज़ाम देते रहते हैं। और दूसरा रीज़न वो ये दे रहे हैं कि जैसे कि गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं कई बार कहती हुई सुनी कई बार उनको सुना गया है कि जो यंग जो माइंड होता है वो ज़्यादा कैपेबल होता है, और हमें यंगस्टर्स की ज़रूरत है, और एडमिनिस्ट्रेशन में यंग यंग माइंड जो है वो होना चाहिए। तो तो ये सारे पॉइंट्स में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नियर टू द फैक्ट और नियर टू द ट्रूथ क्या है। देखो, कोई भी चीज़ कंप्लीटली ब्लैक और वाइट नहीं हो सकती। यहाँ पे ग्रे 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 साइड जो है हर किसी में होती है। और एक जो है नियर टू द ट्रूथ, देखो आइडियल, जैसे एक आइडियल स्टेट का कंसेप्ट होता है, ठीक है, जो प्लेटो ने दिया था एक आइडियल स्टेट का कंसेप्ट। आइडियल स्टेट अचीव कर पाना इम्पॉसिबल है, लेकिन नियर टू द आइडियल स्टेट ये हम कोशिश कर सकते हैं कि जो सबसे बेस्ट हो, वो रास्ता जो सबसे बेस्ट हो, जो सबके लिए बेनिफिशियल हो, और जो नियर टू द ट्रूथ हो, उस रास्ते को खोजने की कोशिश की जानी चाहिए, और वो फैक्ट जो है उसको पकड़ने की कोशिश की जानी चाहिए। तो एक स्टैंड ले लेना, रिजिड स्टैंड ले लेना, ये अज्ञानता की निशानी होती है। जब कोई एक रिजिड स्टैंड ले लेता है कि नहीं मैं ही सही हूँ, मेरी ही बात सही है, ये एक अज्ञानता की निशानी है। और जो एक बुद्धिमान इंसान होता है वो हमेशा डिस्कशन के लिए, डिबेट के लिए राज़ी होता है, और डिस्कशन और डिबेट के रास्ते उसके दिमाग में हमेशा खुले होते हैं, उसने बंद नहीं किए होते। क्योंकि जब जब हम कह देते हैं कि नहीं मैं ही सही हूँ तो कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। जब हम कहते हैं कि नहीं मेरा ही पॉइंट सही है, मैं ही सही हूँ, तुम गलत हो, तो हम अपने पॉइंट को सही साबित करने के लिए अलूल जलूल की बातें, अलूल जलूल के आर्गुमेंट्स जो हैं वो पेश करने लग जाते हैं, जिनका रियलिटी से कोई कोई रिलेशनशिप ही नहीं होता है। तो हम ट्राई करेंगे कि क्लोज़ टू द रियलिटी रहा जाए, क्लोज़ टू द फैक्ट्स रहा जाए, और वो उस रास्ते पे चला जाए जो सबके सबके हित में हो, सबके बेनिफिशियल, जो सबके लिए बेनिफिशियल हो। तो वो स्टैंड लेके नहीं चलना चाहिए कि मैं ही सही हूँ, मेरा ही पॉइंट सही है, और जो मैं कह रहा हूँ वो एंड ऑफ द सबसे अंतिम सत्य है, या एंड ऑफ द लॉजिक फैक्ट्स हैं, कि भाई कल्मिनेशन जो है इंटेलिजेंस का वो मेरी ही सोच है। इस तरह से रिजिड होकर के आप देख रहे हो कि दुनिया में इसी सोच की वजह से कितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं लोगों में। कोई अपनी ही आइडियोलॉजी को सबसे सही मानता है, और इसी वजह से कितने ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो हमेशा एक मिडल पाथ लेके चलना चाहिए, और एक डिबेट के लिए हमेशा हमें तैयार होना चाहिए, और एक्सेप्ट करने के लिए अपना माइंड जो है खुला रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि
यहाँ पे क्या लिखा है कि रेजिंग रिस्टोरेशन ऑफ एज रिलैक्सेशन क्लॉज इन जम्मू एंड कश्मीर कंबाइंड कम्पिटिटिव सर्विस टू 37 ईयर्स फॉर ओपन मेरिट। यानी ये यहाँ पे प्ली की गई है, एस्पिरेंट्स ने प्ली की है कि जो रिस्टोरेशन की जाए एज की जो 37 ईयर्स का पहले हमें एज दी जाती थी केएएस में, उसको रिस्टोर किया जाए। अब मैं एक एक करके यहाँ पे पूरे फैक्ट्स जो हैं वो पढ़ के सुना देता हूँ। तो इस पर तो आगे कह रहे हैं कि वर्दी सर विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट साइटेड अबव। तो अब जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें कहा जा रहा है कि दैट बिफोर द ईयर 2018 द एज क्राइटेरिया यूज टू बी 37 ईयर्स फॉर द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स कीपिंग इन व्यू द सेंट्रल गवर्नमेंट्स policy of empowering and favoring the youth of UT of J&K, the sudden and unwarranted age reduction has traumatized and given a blow to the aspirants who have reached cross the age of 32। तो इसमें ये यही बोल रहे हैं कि एकदम से जो ये स्क्रैप कर दी गई है, इस वजह से जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब जो ये सेकंड पॉइंट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, दैट द मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया हैव एन एज क्राइटेरिया ऑफ ईदर 37 और अबव। अ फ्यू ऑफ देम हैव बीन मेंशन्ड इन द टेबल बिलो। अब आप देख सकते हैं पंजाब में 37 ईयर्स है, हरियाणा में 42 ईयर्स है, उत्तर प्रदेश में 40 ईयर्स है, बिहार में 37 है, राजस्थान में 40 है और मध्य प्रदेश में भी 40 है। तो keeping this in view and the unfavorable circumstances in the UT of JK in the past, like the internet shutdowns, militancy related incidents and other unwarranted circumstances, an age criteria of 37 years seems reasonable for the conduct of JKS। तो आप गाइज़ आप भी जानते हैं कि हमारी जो यूटी है वो कितनी सारी जो है प्रॉब्लम्स से निकल रही है, अभी भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं। तो इन्हीं चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो अब जो थर्ड पॉइंट है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो दैट ड्यू टू अनफेवरेबल सर्कमस्टांसिस लाइक लिटिगेशन इन मैटर्स रिलेटेड टू डिस्क्रिपेंसीज एंड इरेगुलरिटीज़ इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस एंड सेवरल अदर फैक्टर्स, ओनली 2 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हैव बीन कंडक्टेड बाय जेके पब्लिक सर्विस कमीशन इन द 6 years पीरियड बिटवीन 2015 टू 2020। यानी सिर्फ 2 एग्ज़ामिनेशंस हैं जो कंडक्ट हुए हैं 2015 से लेकर 2020 तक। ड्यू टू दिस मैनी ऑफ द एस्पिरेंट्स रीच द एज ऑफ 32 विदाउट हैविंग अपीयर्ड मोर देन 2-3 times। दिस इज़ इन स्टार कंट्रास्ट टू यूपीएससी वेयर द एस्पिरेंट्स यूजुअली गेट टू यूटिलाइज ऑल द 6 attempts। तो गाइज़ आप भी जानते हैं कि यहाँ पे 2015 से 2020 की बात की गई है। तो अगर आप देखो तो 2014 से लेकर 2022 तक अभी तक सिर्फ 4 केएस एग्ज़ामिनेशंस कंडक्ट किए गए हैं और जो चौथा है वो अभी प्रोसेस में ही है, जो 2021 वाला है। तो जो ईयर्स लॉस्ट हुए हैं जो एस्पिरेंट्स के, जो अपना एज बार जो है इस चक्कर में जिनका निकल चुका है, तो उसके बारे में यहाँ पे ये बताया गया है। अब जो फोर्थ पॉइंट है ये भी इंटरेस्टिंग है, दैट फ्रॉम द पीरियड 2014 टू 2022 JKPSC हैज़ सक्सेसफुली कंडक्टेड एंड completed ओनली 3 एग्जामिनेशंस विच आर मेंशन्ड इन द टेबल हेयर अंडर। अब ये टेबल देखिए 2014 में, ठीक है, 2000 पहला जो हुआ 2014 में, फिर हुआ 2016 में, फिर हुआ 2018 में, फिर 2021 में। अब 2014 वाला जो था वो कंप्लीट हुआ 2017 में, ठीक है। 2016 वाला कंप्लीट होता है 2019 में, 2018 वाला जाके कंप्लीट होता है 2020 में, और 2021 वाला जाके अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका प्रोसेस अभी चल रहा है। तो as can be seen in a period of 8 years only 4 examinations have been conducted, out of which the process of only 3 has been completed, unlike the UPSC where the exams are conducted every year। तो गाइज़ ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अभी तक सिर्फ 4 एग्ज़ाम्स हुए हैं पिछले 8 सालों में, और अभी जो चौथा है वो अभी इन प्रोग्रेस ही है। तो अचानक से जो ये जो बिल्कुल एकदम से
शिफ्ट कर दिया है जेकेपीएससी ने, तो कहीं ना कहीं ये इस बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। तो अब आपको यहाँ पे जो सिविल सर्विसेज जो है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो है यूपीएससी, अब उसके बारे में यहाँ बताया गया दैट द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय जेकेपीएससी मेड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द सिलेबस पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम ऑफ द एग्जाम बाय इनकॉर्पोरेटिंग एंटायर SRO 103 ऑल एट वंस। यानी एकदम से इन्होंने सारा वो कहते हैं ना, एकदम से जज्बात बदल दिए, सब कुछ बदल दिया, ये एकदम से सब कुछ किया गया है। It is requested that attention may be paid to the procedure of the conduct of UPSC whenever such far-reaching changes are made to the pattern of the examination. In view of the recommendations made by the YK Alagh Committee and Second Administrative Reforms Committee, changes were made by UPSC in a phased manner which are mentioned hereunder. देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, ठीक है। अब ये फैक्ट्स ना कोई रखता नहीं है सामने, लेकिन बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन की गई है एस्पिरेंट्स के द्वारा, और बड़े अच्छे से उन्होंने यहाँ पे समझाया है। और जो ये एक्सक्यूज़ वगैरह दिए जाते हैं उनको बड़े अच्छे से यहाँ पे उन्होंने रिबट किया है, और काफ़ी अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे रखे गए हैं कि जो यूपीएससी है उन्होंने एक फेज्ड मैनर में सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे, नॉट ऑल एट वंस, ठीक है ना। जो एकदम से इन्होंने नहीं चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे, एक साइंटिफिक वे से, एक रीज़नेबल वे से, एक फेयर वे से, एक जस्ट प्रोसीजर फॉलो करके। जैसे होता है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, और एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एक ड्यू जस्ट एंड फेयर प्रोसीजर जो होता है उसको फॉलो करके इन्होंने ये चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे। तो सबसे पहले जो 2011 में द ऑप्शनल पेपर्स रिप्लेस्ड विथ CSET, ठीक है, सबसे पहले ये चेंज किया। फिर 2012 में 2 पेपर्स ऑन जनरल स्टडीज़ अलॉन्ग विद 1 essay, ठीक है। फिर 2013 में द नंबर ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स डिक्रीज्ड फ्रॉम 2 to 1, ठीक। द नंबर ऑफ GS पेपर्स इंक्रीज्ड फ्रॉम 2 to 4, टोटल मार्क्स अलॉटेड टू essay इंक्रीज फ्रॉम 200 to 250। और 2014 में नंबर ऑफ essays इंक्रीज फ्रॉम 1 to 2, अनलाइक अर्लियर where there was one section which with 4 optional choices, the change resulted in 2 sections with 4 optional choices। तो अब आप देख सकते हैं, तो नीचे देखिए, नीचे बड़ा अच्छा लिखा है, एज इज़ एविडेंट यूपीएससी मेड द चेंजेस ग्रेजुअली सो दैट द एस्पिरेंट्स weren't put in a disadvantaged position unlike JKPSC where the entire examination pattern was changed in one single stroke। देखिए ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे पता चलता है कि जस्ट एंड फेयर प्रोसीजर क्या होता है। सिर्फ इस प्रोसीजर को फॉलो, जो लॉ होता है उसको सिर्फ फॉलो ही नहीं करना होता है अंधे बन के, अंधे तरीके से, बल्कि जो लॉ आप बना रहे हो उसको आपको जस्ट और फेयर तरीके से फॉलो करवाना होता है, ताकि किसी के साथ इनजस्टिस ना हो। देखो, जस्टिस प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ा काम होता है, और कोई भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो होती है उसमें जस्टिस का बड़ा रोल होता है। और जस्टिस प्रोवाइड करना बड़ी सेंसिटिविटी की बात होती है, उसमें बड़ी सेंसिटिविटी चाहिए, बड़ी इंटेलिजेंस चाहिए उसमें। ये जो होता है ना कि मैं ही सही हूँ, नहीं जी नहीं, ऐसा ही सही है, आप क्या बोलते हो, ये जो एटीट्यूड होता है ना, ये बड़ा ख़तरनाक एटीट्यूड होता है, क्योंकि इसमें जो है एक नैरो पर्सपेक्टिव से बात की जाती है, जबकि सारे पॉइंट्स और सारे फैक्ट्स नहीं देखे जाते हैं। तो यहाँ पे ये बड़े अच्छे से इन्होंने कंपाइल किया है, और बड़े अच्छे से इन्होंने यहाँ पे आर्गूमेंट्स अपने पेश किए हैं। तो आगे देखिए, दैट ड्यू टू सब्सटेंशियल चेंजेस मेड टू दिस यूपीएससी पैटर्न बाय 2014, the total number of permissible attempts for the exam was increased from 4 to 6. Also, the maximum permissible age limit for the general category candidates was increased from 30 to 32 years. As is conspicuous by its absence, no such relaxation has been provided to the JKAS examination aspirants. तो सबसे पहले तो आपको पता है कि जो नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स थे यूपीएससी में वो इंक्रीज़ किए गए। जैसे आपको पता है कि पहले 4 अटैम्प्ट्स होते थे, है ना, और फिर इन्होंने जब ये चेंजेस इंट्रोड्यूस किए, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स जो हैं वो 6 अटैम्प्ट कर दिए उन्होंने, ठीक। फिर पहले जो था 30 ईयर्स की एज थी उसको बढ़ाकर 32 ईयर्स कर दी। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यूपीएससी जो है कुछ कम नहीं कर रही है, बल्कि वो और ज़्यादा रिलैक्सेशन दे रही है। यानी पहले 4 अटैम्प्ट थे उसको 6 अटैम्प्ट में तब्दील किया गया, और पहले 30 ईयर्स एज थी उसको 32 ईयर्स में तब्दील किया गया। अब ये जो आर्ग्यूमेंट्स है कि जो यंग माइंड होता है तो उस हिसाब से तो फिर 30 ईयर्स
को 32 में नहीं कन्वर्ट करना चाहिए था। मैं यहाँ पे बिल्कुल लॉजिकल बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ना तो इनके पक्ष में बोल रहा हूँ ना उनके पक्ष में बोल रहा हूँ, लेकिन जो मेरे सामने फैक्ट्स मेरे सामने आ रहे हैं, जो ट्रुथ मेरे सामने आ रहा है, अब जब ट्रुथ मेरे सामने आएगा मैं तो ट्रुथ बोलूँगा, मैं थोड़ी ना किसी को फेवर या अनफेवर करूँगा, जो बात है वो तो है। अब देखिए ये भी बड़ी, देखो सारे पॉइंट्स ही यहाँ पे बड़े इंटरेस्टिंग है। अब ये जो है ना, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दैट इन व्यू ऑफ द पेंडेमिक द ओडिशा कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड चेंजेस इन द ओडिशा सिविल सर्विसेज फिक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट रूल्स 1989 टू ऑफर एज रिलैक्सेशन एंड द अपर एज लिमिट हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 32 to 38 years फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। नो सच रिलैक्सेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर JKAS एग्जामिनेशन एस्पिरेंट्स। तो आप देख सकते हैं कि जो उड़ीसा में क्या हुआ कि उड़ीसा में पहले 32 ईयर्स थी, लेकिन जब पेंडेमिक आया और काफ़ी सारी दिक्कतें पेश हुई तो उन्होंने बढ़ाकर एज जो है 38 ईयर्स कर दी है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट से। लेकिन ऐसी कोई रिलैक्सेशन जो है JKAS एग्जामिनेशन में नहीं दी गई है। यानी कि आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे जो पॉलिसीज़ फ्रेम की जा रही हैं JNK में, वो एक एज एन एक्सपेरिमेंट बेसिस पे की जा रही है। जैसे कि JNK जो है, जैसे कि एक लैब होती है ना, एक लैब होती है और एक गिनी पिग होते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई एक एक्सपेरिमेंट चल रहा हो लैब में और वहाँ पे JNK को लाया गया है और उस पर करे जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट, करे जा रहे हैं एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट। तो कुछ ऐसा लग रहा है, जबकि लॉजिकल जो है, जो बाकी स्टेट्स हैं वो तो बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रही हैं, वो तो रिलैक्सेशंस प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन JNK ही एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे हालांकि इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, अगर आप देखो तो इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और प्राइवेट सेक्टर का कहीं कोई अता पता नहीं है। अगर आप अपना बिज़नेस भी करने जाएंगे, और बिजनेसमैन भी रो ही रहे हैं। अभी आप देखो, कभी कहीं कोई म्यूनसिपलिटी की गाड़ी आकर रेस्टोरेंट्स तोड़ देती है कि भाई आपकी जो ज़मीन है वो इलीगल है, आपने इलीगल कंस्ट्रक्ट किया गया है। अभी आपने देखा होगा सिदड़ा पे भी काफ़ी ज़्यादा सारे रेस्टोरेंट्स खुले थे, जो एंटरप्रेन्योर्स थे जिन्होंने अपना स्टार्टअप खोला था, तो उनको भी वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा, उनका भी बड़ा नुकसान हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ करना सिंपल तो है नहीं JNK में। या तो फिर गवर्नमेंट कोई हमें बेनिफिट दे दे, या तो फिर प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे इतना ज़्यादा डेवलप होता है, जैसे दिल्ली में है, बॉम्बे में है, वहाँ पे अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करोगे तो आपको काफ़ी अच्छी हैंडसम सैलरी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी नहीं है, प्राइवेट सेक्टर भी इतना डेवलप्ड नहीं है। बाकी आप जितनी भी आप जहाँ और भी चीज़ें देख लो तो बड़ा बुरा हाल है यहाँ पर JNK का। तो ऊपर से फिर आप बजाय सपोर्ट करने के जो बेनिफिट ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं हम JNK के कैंडिडेट्स को, ऊपर से आप वो भी छीन रहे हो। जैसे कि 5 years एज रिलैक्सेशन हमें UPSC में मिलता था, तो अल्टीमेटली वो 2026 में स्क्रैप अपने आप हो जाना था, क्योंकि उसकी लिमिट जो है उसकी एक्सपायरी हो जानी थी 2026 में। लेकिन गवर्नमेंट ने वो भी स्क्रैप कर दी जो UPSC में एज रिलैक्सेशन मिलती थी, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम होते थे उसमें जो एज रिलैक्सेशन मिलती थी, जो 1989 के प्री बॉर्न कैंडिडेट्स थे, वो भी उन्होंने स्क्रैप कर दी। हालांकि इतना ज़्यादा यहाँ पे तांडव हुआ और फिर भी उसको भी स्क्रैप कर दिया गया, और क्या ये बोला गया कि अब तो यंग माइंड काम करेगा और यहाँ पे सब कुछ ठीक हो चुका है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक हो चुका है? और जितनी भी बाकी स्टेट्स हैं वो बेनिफिट प्रोवाइड कर रही हैं, और जब कोई किसी स्टेट में अगर कोई बेनिफिट है उसको वापस लेना क्यों? आप तो दे रहे हो ना, आप तो कुछ अच्छा ही करने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर आप ऑलरेडी जो है उसको आप क्यों छीन रहे हो और किस लॉजिक पे छीन रहे हो, ये समझ के बाहर है। इसका कोई जवाब नहीं है। हालांकि हमारे JNK के खुद जो मिनिस्टर हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन वो भी इस बारे में कुछ कह नहीं रहे हैं, और जो कैंडिडेट्स हैं उनको दर दर भटकना पड़ रहा है। लेकिन अब इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं और अब उन चीज़ों को वापस लाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन अब बाकी स्टेट्स में 37, 38, 40 ईयर्स यानी 42 ईयर्स भी कई स्टेट्स में है। कौन सा लॉजिक है, जबकि हम इतने ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट से गुजर रहे हैं, हम इतने ज़्यादा पेंडेमिक से निकले हैं, हम 2019 में हमारा आर्टिकल 370 गया है, इतना ज़्यादा यहाँ पे अनस्टेबिलिटी है, डिस्टेबिलिटी है, यहाँ पे कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ पे मुश्किल हो जाता है अपनी डिमांड्स को सामने रखना। कौन से लॉजिक से इन्होंने ये 32 ईयर्स का पैटर्न अपनाया है, जबकि IAS में UPSC ने खुद भी ये पैटर्न जो है फेज्ड वाइज अपनाया था, क्योंकि ये एक जस्ट एंड रीज़नेबल प्रोसीजर था, ठीक है। जो नेचुरल जस्टिस होती है ना, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस, उसको फॉलो किया गया था।
अंधाधुंध अंधे तरीके से नहीं फॉलो किया गया था। तो उस चीज़ को ना फॉलो करके J&K में पता नहीं कौन सा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, और पता नहीं 2019 के बाद यहाँ पे कौन सी ऐसी नई फ़िज़ा आ गई है कि यहाँ पे सारा अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो चुका है और आपने इतना बड़ा फ़ैसला भी ले लिया और सुनने वाला कोई नहीं। तो और ये दिक्कत उनको भी होगी जो 32 ईयर्स के नीचे के कैंडिडेट्स हैं। आप मुझे एक चीज़ बताइए, जो 32 ईयर्स के नीचे फॉल कर रहे हो, 220 सीटें हैं, ठीक है, क्या गारंटी है कि आगे भी ये रेगुलरली सीटें आएंगी? ठीक है, कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि यहाँ का तो कुछ पता नहीं है। और इतने साल जो वेस्ट हुए हैं कैंडिडेट्स के, उनकी भरपाई कौन करेगा? क्या उनको कोई जवाब मिलेगा? क्या उनको कोई जस्टिस मिलेगी? जो 8 साल में आप सिर्फ 4 एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हो, उसका कोई जवाब है? तो वो तो भरपाई करनी पड़ेगी ना, उतनी एज रिलैक्सेशन तो देनी पड़ेगी। 2 या 3 साल चलो एक्सटेंड कर लो, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, जब बाकी स्टेट्स में 37-40 ईयर्स की एज है, तो यहाँ पे क्यों 32 ईयर्स अप्लाई की जा रही है? ये समझ के बाहर है। तो अब आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, दैट द Honorable Supreme Court, a bench led by Justice Chandrachud, while hearing a case involving a youth of J&K, made a statement: "We need to promote the youth of Jammu and Kashmir by educating them that the youth of UT J&K has a progressive outlook and looks forward to positive changes. But as is evident, the changes made so far are not in concurrence with UPSC. Rather, the concurrence here seems to be more in letter mechanical rather than in spirit organic." यानी देखिए, यहाँ पे भी यही बात की गई है, मैकेनिकल एंड ऑर्गेनिक। एक होती है मैकेनिकल तरीके से आप कोई काम करो, ठीक है, बस कर रहे हो रोबोटिक वे से, आप कुछ नहीं सोच रहे हो कौन यहाँ मर रहा है, कौन कौन जा रहा है, बस आप कर रहे हो, बस आप फॉलो करवा रहे हो, बस आप एक रिजिड एटीट्यूड रख रहे हो। नहीं, हमें तो यंगस्टर्स चाहिए, नहीं, हम यंग माइंड। अच्छा, एक चीज़ बताइए, कौन सी ऐसी साइंटिफिक स्टडी हुई है कि 32 ईयर्स के जो नीचे के कैंडिडेट्स होते हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू 32 ईयर्स के जो अबव होते हैं? कोई ऐसी साइंटिफिक स्टडी हुई है? कोई, अगर आपके पास कोई रिसर्च पेपर हो तो उस हिसाब से तो फिर जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो तो सब के सब 60 ईयर्स के क्रॉस कर चुके, तो फिर वो कैसे एफिशिएंट हो सकते हैं? ये कौन सा लॉजिक है? और अगर आप यूएसए में जाएंगे, चाइना में जाएंगे, तो वहाँ पे जो सिविल सर्विसेज की एज लिमिट है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप वहाँ पे देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा एज लिमिट है। तो कौन सा रिसर्च पेपर है गवर्नमेंट के पास, या कौन सा रिसर्च पेपर है उन कैंडिडेट्स के पास जो कहते हैं कि नहीं, यंग माइंड चाहिए, यंग माइंड इज़ मोर एफिशिएंट? तो कौन सा ऐसा रिसर्च पेपर है कि जो बाइफरकेट करता हो 32 ईयर्स के अबव के कैंडिडेट्स को कि उनकी एफिशिएंसी कम है, और 32 ईयर्स के नीचे के कैंडिडेट्स को कि इनकी एफिशिएंसी कम है? और ये कौन डिसाइड करेगा कि यंग माइंड कौन होता है? कौन डिसाइड करेगा? अभी अगर आप देखें तो कई लोग जो हैं, कई बार कितने कैंडिडेट्स जो हैं वो उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया अपनी 32 ईयर्स एज क्रॉस करने के बाद। अगर आप हिस्ट्री देखें तो काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं और एफिशिएंट भी वो प्रूव है। तो ये कौन सी ऐसी स्टडी है? कोई रिसर्च पेपर हो अगर, तो कोई मेरे टेलीग्राम लिंक चैनल में आप पोस्ट कर दो कि कहीं ऐसी रिसर्च हुई है कि 32 ईयर्स के जो नीचे के कैंडिडेट्स होते हैं वो एफिशिएंट नहीं होते, दे आर लेस एफिशिएंट। 32 ईयर्स के ऊपर के जो कैंडिडेट्स हैं वो दे आर लेस एफिशिएंट एज़ कम्पेयर टू दोज कैंडिडेट्स हु आर बिलो 32 ईयर्स। तो अगर कोई ऐसी स्टडी है, ऐसा रिसर्च पेपर हुआ है, तो कृपा करके मेरे टेलीग्राम लिंक पे डाल दें। और अंधाधुंध ये पॉइंट रखना बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी एविडेंस के कि ये 32 ईयर्स होनी चाहिए, मुझे लगता है कि ये आप फिर वही अपनी रिजिड सोच का ही वो कर रहे हो कि भाई मैं ही सही हूँ, मेरी ही बात सही है। और कहीं ना कहीं आप सेल्फिश हो रहे हो कि आप ये सोच रहे हो कि चलो यार 32 ईयर्स के बाद 32 ईयर्स के जो ऊपर के जो कैंडिडेट्स हैं वो निकल जाएंगे, वो हमारा कंपटीशन नहीं रहेगा, हमारा कंपटीशन कम हो जाएगा, तो चलो यार हमें क्या, हमारे तो मज़े हैं ना। तो ये एक सेल्फिश सोच है। और अगर आप देखो तो 220 सीटें हैं, तो आप होंगे कोई 20 से 30 हज़ार कैंडिडेट्स, ठीक है। तो आप अगर आप देखो तो 90% से ज़्यादा आप जो बोल रहे हो ना, आप 90% से ज़्यादा हो जिनको ज़रूरत पड़ने वाली है एज रिलैक्सेशन की आगे चल के भी, ठीक है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप किस बेसिस पे ये कह रहे हो, क्योंकि होने तो सिर्फ सिलेक्ट 220 ही है ना, बाकी तो रह जाएंगे, तो फिर उनको भी तो चांसेस चाहिए ना प्रॉपर। और ये एग्ज़ाम ऐसा है कि ये समझते समझते उम्र निकल जाती। कोई ऐसा कैंडिडेट होता है जिसको क्लिक कर जाता है, जो 1 या 2 अटैम्प्ट में निकाल जाता है, लेकिन एक ऐसा एग्ज़ाम है कि जिसको समझते समझते काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उस चीज़ को
तो उस चीज़ को अगर आप कंसिडर करो तो जो ह्यूमनिस्टिक जो सोच होगी और जो लॉजिकल सोच होगी, जो साइंटिफिक सोच होगी, वो यही कहेगी कि नहीं 32 ईयर्स का कोई इशू नहीं। अगर बाकी स्टेट्स में 40 ईयर्स तक है, 42 ईयर्स तक है, और यूपीएससी ने भी एज रिलैक्सेशन दी ही है, उन्होंने कोई कम नहीं की, उन्होंने 30 से 32 की है। तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि आप ये, हाँ आप सेल्फिश हो रहे हो वो अलग बात है, आप अपना सेल्फिश इंटरेस्ट देख रहे हो वो अलग बात है, लेकिन कल को आप भी 32 ईयर्स जिन्होंने क्रॉस की उस एज में आने वाले हो, तो आप फिर कल को आप भी रहोगे, तो वो उसमें आप चाहे जितना मर्जी सेल्फिशनेस दिखा लो इस टाइम पे, लेकिन कल को आपको भी ये चीज़, और ये आपकी ही लड़ाई है, ये किसी और की लड़ाई नहीं है, ये आपकी ही लड़ाई लड़ी जा रही है। तो अब आगे चलते हैं। तो ये आगे बस वो प्ली कर रहे हैं कि we on our behalf demand that the age be permanently restored to 37 years by amending the SRO 103 itself, and subsequently whatever reforms have to be brought to the prestigious JK civil services rules be brought up in a gradual manner। देखो यहाँ पे gradual manner की बात की जा रही है। It is humbly stated with folded hands that JKPSC has already notified the preliminary examination date of the coming examinations in the month of June itself। Our grievances be looked at and addressed at the earliest। तो बस यही है। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि जब 2018 में ये चीज़ जब स्क्रैप हुई थी, तो उस टाइम पे जो हमारी फॉर्मर सीएम थी महबूबा मुफ्ती जी, उन्होंने ये कहा था कि ये हम कंटिन्यू करेंगे, एश्योरेंस दी थी कैंडिडेट्स को, ठीक है। ये ऐसा कैंडिडेट्स का कहना है कि उनको एश्योरेंस मिली थी। लेकिन फिर अब अचानक से यूटी चेंज हो गई और फिर अचानक से यहाँ पे इस तरह के रूल्स अप्लाई करना, ये मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से जस्टिफिएबल है। तो मैंने अपनी तरफ से जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात की है, मैंने एक एविडेंस के साथ बात की है, मैंने जो भी एक साइंटिफिक माइंड जो होता है और एक अनबायस्ड माइंड होता है, वो जो उस हिसाब से बात करने की कोशिश की है। ना ही मैंने यहाँ पे किसी को फेवर करने की कोशिश की, ना ही डिसफेवर करने की कोशिश की। जो बात की है वो विद एविडेंस की है, विद फैक्ट्स एंड फिगर्स की है, और उससे तो मेरे हिसाब से एज रिस्टोरेशन होनी चाहिए, क्योंकि कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि आप एज क्राइटेरिया को आप स्क्रैप कर दें। तो पहले तो जो कह रहे हैं कि नहीं जी यंग माइंड जो होता है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है, तो कोई रिसर्च पेपर ला के दिखाइए कि ये डेफिनेशन है यंग माइंड की, और यहाँ से 32 के ऊपर जो है देखिए यहाँ पे ये इनकी एफिशिएंसी कम हो गई, और जो 32 के ये देखिए यहाँ पे कोई ग्राफ हो आपके पास, कोई ऐसा हो तो आप मुझे बताइए। दूसरा जो ये कह रहे हैं कि नहीं जो खज्जल होते हैं 32 ईयर्स के बाद जो खज्जल होते हैं, तो आप मुझे बताइए गवर्नमेंट ने यहाँ पे कितने सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में रखी हुई है। और जो आप ये कह रहे हैं कि खज्जल होते हैं, वो तो कहीं भी खज्जल हो सकता है, वो तो अपनी लाइफ में खज्जल ही होगा। जिसने खज्जल होना होता है वो तो कहीं पे भी खज्जल हो सकता है, वो तो बिज़नेस में भी खज्जल हो सकता है, वो तो कहीं पे भी खज्जल हो सकता है, उसको तो कोई वो नहीं। और 32 ईयर्स के जो ऊपर के कैंडिडेट्स हैं मैक्सिमम वो हैं जिनकी ऑलरेडी जॉब है, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, और उनका सपना है कि वो केएस ऑफिसर बने। क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि हम अपनी लाइफ में, क्योंकि एक मिडिल क्लास के पास और क्या कोई और ऑप्शन होता है सिवाय एग्ज़ाम्स के। और ये क्योंकि JNK में तो आप गवर्नमेंट से जाके बात करिए, बताइए ना कि कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल करवा दी हैं। प्राइवेट सेक्टर में कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप भी जानते हैं, आपका दिल भी जानता है कि नहीं है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी। तो मैक्सिमम वो कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं सेटल्ड हैं और ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, तो उन्हें एक मौका मिलता है कि चलो अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा हाई किया जाए, थोड़ा अपनी जो सोसाइटी है उसके लिए कुछ किया जाए। किसी के अंदर होता है कि हाँ हम एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे और सोसाइटी के लिए कुछ करेंगे। तो हर चीज़ को नेगेटिव माइंड से देखना भी ठीक नहीं है। तो थोड़ा सा आप अपना माइंड जो है वो बैलेंस, अपनी जो नज़रिया है उसको सोचने का तरीका जो बैलेंस करिए, और थोड़ा पॉजिटिव आउटलुक रखिए। तो यहाँ पे सिर्फ बात वो नहीं हो रही है, बात और भी है। अगर आप कोई बात कहते हो तो उसके पीछे कुछ फैक्ट्स और फिगर्स भी होने चाहिए और कोई एविडेंस भी होना चाहिए। तो गाइज़ आज मैंने यही बात करनी थी। तो फ़िलहाल के लिए तो बस यही है, अभी तो कोई एग्ज़ाम से रिलेटेड और कोई अपडेट है नहीं। तो थैंक यू।